एस्पिरेंट्स, तो आपका पेपर अब कुछ 5 दिन बचे हैं पेपर में जेईई एडवांस का। तो कुछ लास्ट मोमेंट पे लास्ट मिनट में हम लोग क्या क्या रिवाइज करें वो मैं लेके आया हूँ आज के वीडियो में डिस्कस करने के लिए। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत बार हम एनसीईआरटी को मिस कर देते हैं और एनसीईआरटी के बहुत ही अंदर के जो बोले जो वर्ड्स होते हैं उनसे कुछ ना कुछ हिंट से क्वेश्चंस बन जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आज इस लास्ट 5 डेज में हम क्या क्या रिवाइज करके जाएं एनसीईआरटी से। ऑल्दो आपने पढ़ा ही होगा और मैं लास्ट वीडियो भी बताया था कि अपने को लास्ट क्या क्या पढ़ के जाना है और वो क्या पढ़ना टॉपिक मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेशन, सॉल्ट एंड मेटलर्जी। ये 3 टॉपिक को बहुत अर्जेंट बेसिस पे आपको रिवाइज करना है रेगुलरली। चलिए, तो जेईई एडवांस के मैं उन एनसीईआरटी के टॉपिक्स को लेके आया हूं बेटा जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले डी ब्लॉक से स्टार्ट करता हूं। तो डी ब्लॉक के डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते हैं, बहुत रेयर होता है कि किसी मल्टीपल करेक्ट में क्वेश्चंस बना के दे दे, लेकिन इनसे कुछ ना कुछ डेटाज हमारे काम आते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले जैसे एक ये आपका मेल्टिंग पॉइंट का डेटा है, जैसे डायरेक्ट ना बोल के वो एलिमेंट कौन सा है उसका मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर बोलेगा कि वो हाईएस्ट है या लोएस्ट है मेल्टिंग पॉइंट को। तो इस ग्राफ को जरूर एक बार एनालिसिस करके जाए। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, मेल्टिंग पॉइंट किसका मैक्सिमम है फिर डिक्रीज क्यों, ये सब डीएनए ब्लॉक में पढ़ाया गया है। इसको जरूर देख के जाएं एक बार कि ऑर्डर क्या है, किसका लोएस्ट होता है किसका हाईएस्ट होता है, अलग अलग सीरीज का आपको दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस वाले और इस वाले में अलग अलग है और उसमें ट्रेंड अलग है। तो ये चीज आप ध्यान देख के जाए क्योंकि आपसे इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला एक तो ये वाला जरूर देख के जाए एनसीईआरटी से। स्ट्रक्चर्स कौन बीसीसी फॉलो कर रहा है कौन एचसीसी फॉलो कर रहा है, तो अलग जो हो उसको डिफरेंस दिमाग में रखे, काम आ सकता है कहीं पे। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद देखें तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ये तो ग्राफ दिया है बट डेटा आगे दे रखा है। अगर उसका डेटा देखेंगे तो इनका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का डेटा आगे देख रखा है तो उसको देख सकते हैं। ठीक, तो एक तो ये भी देख के जाए इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का कौन ज्यादा है कौन कम है। ठीक, एक तो ये भी देख के जाए प्लीज। अच्छा, आगे नेक्स्ट देखिए बेटा, तो ये टेबल में क्या काम आएगा बेटा, इन टेबल में बेसिकली आपका काम आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और डेंसिटी का जो डेटा है, किसका डेंसिटी ज्यादा है किसका कम है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता है कि कैसे एक्सप्लेन करते हैं ना, गिब्स फ्री एनर्जी को लेके कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, किसका ज्यादा है किसका कम है। तो एक तो ये वाला लाइन जरूर देख के जाए, अच्छे से देख के जाए बेटा, है ना। लास्ट मोमेंट में ये सब चीजें बार बार देखना है क्योंकि ये डेटा हो सकता है स्किप हो जाए आपके दिमाग से और इसके चलते क्वेश्चन ना बने। डायरेक्ट क्वेश्चन में बताऊं, सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन देगा, किसी मेटल को आइडेंटिफाई करने देगा तो उसको डायरेक्ट ना बोल के उसके एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे कमेंट कर देगा या उसके मेल्टिंग पॉइंट पे कमेंट कर देगा या फिर उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कमेंट कर देगा। क्लियर बात समझ में आ रही है। ये सब चीजें लास्ट मोमेंट में पढ़ के जाए, बार बार मैं बोल रहा हूं आपको। ठीक, ये वाला एटॉमिक रेडियस का जरूर देख के जाए ग्राफ। ठीक है, एटॉमिक रेडियस काम आ सकता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं बट हाँ जरूर देख के जाए क्योंकि पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस इतने आते नहीं है तो ये रेडियस का सवाल उतना ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, है ना। लास्ट 7 साल में अगर देखोगे तो बिल्कुल पीरियोडिक टेबल का एकदम एक क्वेश्चन आया था, उसके अलावा कोई आया है, उसके यूजेस जरूर आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो ये जरूर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख के जाएं, ये जरूर काम आएगा कौन से कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, बहुत हेल्प मिलता है इससे। ठीक है, और ये वाला जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आपका दिया हुआ है ग्राफ, इसको एक्सप्लेनेशन जरूर देख के जाए। हाइड्रेशन एनर्जी से एक्सप्लेन होगा, लैटिस एनर्जी से एक्सप्लेन होगा, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से एक्सप्लेन होगा। तो वो डेटा अगर याद होगा तभी जाके आप बता पाएंगे कि किसका ज्यादा है किसका कम है। क्लियर, तो ये एक डेटा जरूर देखा है, ये पूरा एनसीईआरटी से मैंने उठाया है और उसको बताया कि ये चीजें देख के जाए। अच्छा, और क्या देख के जाएंगे अपन, देख के जाएंगे यही मैं बात कर रहा था। देखिए इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का डेटा दे रखा है, देखिए यहाँ पर। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मेटलिक बॉन्डिंग से एक्सप्लेन होता है बेटा, बॉन्डिंग जिसका अच्छा होता है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उसका ज्यादा होता है। तो आपको बस ये डेटा कैसे दें, ग्राफ से आप बना लीजिए, जहां जहां ग्राफ में डाउन आ रहा है उसको दिमाग में रखिएगा लास्ट मोमेंट पे कि किसका कम होता है किसका ज्यादा होता है। मैक्सिमम मिनिमम देखिए, जिंक D10 होता है इसीलिए मेटलिक बॉन्डिंग वीक होता है, इसलिए सबसे कम है इसका। क्लियर बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये हाइड्रेशन का डेटा दे रखा है सबका, है ना। हाइड्रेशन एनर्जी +2 का दे रखा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेटा तो आपको दिखाया था पहले भी, यहाँ पर भी दे रखा है। तो इससे और इससे एक्सप्लेनेशन होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो ये डेटा जरूर देखे क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर कमेंट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, आगे आगे बात करें बेटा, तो ये हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट के हैलाइड्स जो होते हैं कि किसका किसका मिलता है, फ्लोरीन से आयोडीन X लिखा है तो वो लोग मिलते हैं। हाइयर वाला क्यों नहीं मिलते हैं आपको पता होगा, स्टेरिक क्राउडिंग रीजंस होते हैं। देयर आर n नंबर ऑफ रीजंस जो बताया गया है कि हाइयर वाला क्यों नहीं मिलते, लोअर वाला क्यों मिलते हैं। तो ये चीजें एक बार ध्यान देख के जाएंगे कि कौन कौन से किसके साथ उसका हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है। क्लियर, अगर आगे बढ़े तो ऑक्साइड्स, ये सब ऑक्साइड्स है। एम्फोटेरिक इसमें कौन सा होता है, बेसिक कौन सा होता है, एसिडिक कौन सा होता है, ये सब चीजें ध्यान में देख के जाए इसको। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया।
ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटा ये जो कलर दिया है, ये कलर बेटा मिसकंसेप्शन ना ले कि ये कलर बेसिकली यहाँ पर साफ साफ लिखा है एक्वेटेड लिखा है। एक्वेटेड मतलब वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स और उसके साथ ये कलर एक्सप्लेन किया गया है। तो ये कलर सिर्फ जब तक हाइड्रेटेड ना बोले तब तक इन कलर को दिमाग में ना रखे, सिर्फ हाइड्रेटेड बोलने पे इनका कलर ऐसे याद रखे। इन आयंस का डायरेक्ट कलर नहीं, सही है, क्योंकि ट्रांजिशन होने के लिए ऑब्वियस सी बात है दो चीजों की जरूरत पड़ती है, अकेला किसी आयंस का कलर तो होगा नहीं। तो अब यहाँ पर जो कलर है ये आप एकदम ध्यान रख के जाए, ठीक है ना, हाइड्रेटेड के फॉर्म में। क्लियर, इसको याद किया गया होगा, ट्रिक से भी याद कराया गया होगा क्लास के अंदर, ठीक है। अब आगे बात करें तो ये वाला सीधा पी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में वही था बेटा, डी ब्लॉक में इतनी कुछ चीजें डेटा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, लास्ट मोमेंट में देखते जाइए आपको हेल्प जरूर मिलेगा। अच्छा और क्या सर डी ब्लॉक में, और ऑब्वियसली बात है K2Cr2O7 KMnO4 के स्पेसिफिक टेस्ट होगा बेटा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हो गया, ये सब चीजें आपको टेस्ट देख के ना, H2O2 के साथ रिएक्शन होता है, कौन सा कलर मिलता है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। KMnO4 और K2Cr2O7 तो आपको सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ाया ही जाता है, तो वो चीजें आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस तो बिल्कुल ही पढ़ के जाना है, बिल्कुल स्पेसिफिक टेस्ट खास करके, और सारे आपके रिएक्शंस है उन सब रिएक्शंस को दिमाग में रखना है ना, एनायनिक टेस्ट, कैटायनिक टेस्ट, जो स्पेसिफिक टेस्ट सब दिमाग में रखना है, क्योंकि आएगा ही क्वेश्चन उसके ऊपर, ठीक। तो ये था डी ब्लॉक के बारे में। अब पी ब्लॉक में सर एनसीईआरटी में पी ब्लॉक में क्या पढ़ के जाए, देखो ग्रुप 13 और 14 में तो आपको पता ही है क्या पूछेगा, B2H6 के बारे में पूछ सकता है, डाइब्रोइन के बारे में पूछ सकता है, राइट, और किसके बारे में पूछ सकता है, तो बोरेक्स बीट टेस्ट है, वो आपको पढ़ाया जाता है बेटा, बोरेक्स बीट टेस्ट है ना, तो वो सब चीजें आपको बताया जाएगा। अब पी ब्लॉक में सर क्या पढ़े, तो पी ब्लॉक में ग्रुप 15 सर, ग्रुप 13 का तो बता दिया, B2H6 और क्या पढ़ के जाना है बेटा, ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है, बोरेक्स बीट टेस्ट पढ़ के जाना है, कलर उनके दिमाग में रखने, ये चीज आपका ग्रुप 13 से हो गया। और ग्रुप 14 में तो कुछ खास है नहीं बेटा, है ना, सिलिकेट्स है तो वो तो केमिकल बॉन्डिंग में कवर कर दिया जाता है, उसके रिएक्शन जरूर देखे गए, SiO2 का रिएक्शन जो होता है वो जरूर देख के जाए, 3D सिलिकेट का, है ना, उसको देख के जाएंगे तो रिएक्शन में थोड़ा हेल्प हो सकता है। अब आते हैं ग्रुप 15 में बेटा, तो ग्रुप 15 में क्या क्या पढ़ेंगे, ग्रुप 15 में देखिए ये अमोनिया का रिएक्शंस दिया है ना, आपको बताया कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड होता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाने पसंद करता है, कैसे कब, ये सब आपको सॉल्ट में पढ़ाया गया, तो ये रिएक्शंस को जरूर देख के जाए, है ना, और इस रिएक्शंस को एकदम लास्ट टाइम में ये सब देखे एनसीईआरटी से, ठीक, जो इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को भी कवर करता है एडवांस, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें से, अपन देखते नहीं है, नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है। तो एमोनिया का रिएक्शन एक बार देख के जाएंगे। दूसरा है बेटा ये टेबल आ गया, टेबल में ये रिएक्शंस प्रिपरेशन जब बताते हैं N2NO N2O3 NO2 N2O4 एंड N2O5 का रिएक्शंस कैसे होता है वो भी देख के जाए बेटा, है ना, ये रिएक्शन सॉल्ट एनालिसिस के अंदर बताया जाता है, इनके कलर्स जरूर याद रखें, ये काम आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़े, तो आगे बढ़ेंगे तो अपना रिएक्शन है HNO3 के साथ, HNO3 का प्रॉपर्टीज जो रिएक्शन है मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कैसा करता है, कौन सा गैसेस बनाता है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ऊपर कमेंट आ जाता है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक कौन सा डायमैग्नेटिक गैसेस बना रहा है, वो जरूर ध्यान रखे ये चीज, ठीक है। ये तो किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्शन है, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन यहाँ पर भी दिया है बेटा, उसके साथ रिएक्शन कौन सा होता है, कौन सा गैसेस बनता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ब्राउन रिंग टेस्ट तो आपको पढ़ाया जाता है, स्पेसिफिक टेस्ट में आता है ब्राउन रिंग टेस्ट, इसका आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ाया जाता है, तो ये चीजें ध्यान में आपको रखना है। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है, क्या क्या चीजें आपको एनसीईआरटी से कवर करना है, किस पैराग्राफ को पढ़ना है, मैंने वो पैराग्राफ उठा के आपको बताया। अगर आगे बढ़े बेटा तो ये तो ग्रुप 15 था। अब देखिए ये वाला रिएक्शन से पूछ लिया गया है आईआईटी एडवांस में लास्ट टू लास्ट ईयर बेटा, PCl3 का रिएक्शन बताया है, P4 का रिएक्शन बेटा, ये सब बहुत, ये रिएक्शंस हो गया, ये रिएक्शंस हो गया, ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना बेटा, ये सब जनरली कवर नहीं करते, कहीं पे एसिटिक एसिड सॉल्ट एनालिसिस के अंदर नहीं पढ़ाते, है ना, तो आप इन चीजों को कवर करें। मेरी बात समझ में आ रही, जो कहना चाह रहा हूँ, इन रिएक्शंस को ध्यान में रखें, काम आएगा बेटा, है ना, जब पेपर आएंगे तो देखेंगे तो ये सब हेल्प आता है, ठीक है। अब PCl5 का रिएक्शन भी है बेटा, PCl5 का रिएक्शन P4 का SO2Cl2 के साथ रिएक्शन है, Cl2 के साथ रिएक्शन होकर PCl5 बन रहा है, तो ये रिएक्शंस दिमाग में रखें। और क्या रखेंगे बेटा, और प्रॉपर्टीज PCl5 का, मैं यही रिएक्शंस के बारे में, PCl5 का हाइड्रोलिसिस और POCl3 का हाइड्रोलिसिस होता है, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बन रहा है बेटा ये, और ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बन रहा है, ये पढ़ाया गया होगा हाइड्रोलिसिस में, ये रिएक्शंस को दिमाग में रखें, ये हाइड्रोलिसिस के अंदर पढ़ाया जाता है, अगर ध्यान हो तो आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम लोग पढ़ाते हैं इसको हाइड्रोलिसिस के अंदर, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखें, और दूसरा चीज अगर देखना है तो SbCl3 और BiCl3 का हाइड्रोलिसिस जरूर ध्यान दे, ठीक है बेटा। इसमें कैसा हाइड्रोलिसिस होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, प्रेसिपिटेट बनने के कारण इसमें PPT बन जाता है, अगर ध्यान हो तो बेटा, ठीक है ना, इनके कलर जो बनता है प्रेसिपिटेट, उसको याद रखना है आपको। फिर देखो यहाँ पर रिएक्शन PCl5 का रिएक्शन अगेन इथेनॉल के साथ हुआ है, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होता है ये भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। मेटल का रिएक्शन PCl5 के साथ हो रहा है तो क्या बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सी चीजें ध्यान, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में ये आपके रिएक्शंस के अंदर यूज आ रहा होगा, ठीक है। तो एक तो ये चीजें ध्यान रखनी है, तो PCl5 हो गया, पीछे वाला PCl3 था बेटा।
अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन ऑक्सी एसिड बेटा, ऑक्सी एसिड भी पढ़ के जाए। लास्ट ईयर ये ऑक्सी एसिड पे सवाल, क्या सवाल था कि किसके अंदर XOOX लिंकेज है, XOX लिंकेज पूछ लेता है, कभी कल XX पूछ लेता है, या पूछ लेता है उसके अंदर किसके अंदर 1pH है या 1XH लिंकेज है, XOH लिंकेज है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा और बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। और उन ऑप्शन से बेटा आपको क्या करना है, आपको चूज करके बताना है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फास्फोरस का नहीं बेटा, आपको फास्फोरस का भी पढ़ना है, सल्फर का भी पढ़ना और हैलोजेंस फैमिली का भी पढ़ना है, ऑक्सी एसिड्स। आई होप समझ में आ रहा है कि क्या क्या पढ़ना है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, तो आगे बढ़ेंगे तो बेटा क्या क्या है इसमें, देखिए इसमें अपने को ये है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के बारे में, ये बहुत सारा चीजें SO2 और CO2 के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ाते हैं बेटा, सॉल्ट एनालिसिस के अंदर पढ़ाते हैं, इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो इनके रिएक्शंस देखो बेटा, SO2 का रिएक्शन NOH के साथ, NO2CO3 के साथ रिएक्शंस है ना, और ये तो हाइड्रोलिसिस में पढ़ाते ही हम लोग, ठीक है ना। तो ये चीज SO2 का रिएक्शन Cl2 के साथ रिएक्शन है, ये सब Fe+3 के साथ रिएक्शन, KMnO4 के साथ रिएक्शन वहां पे पढ़ाते ही, मैंने बोला था KMnO4 में हम लोग पढ़ाते हैं इस चीज को। तो एक तो ये भी ध्यान रखना है, ये सब रिएक्शंस को जरूर लास्ट टाइम मोमेंट पे देख के जाएं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है बेटा, लास्ट मोमेंट पे 10-15 मिनट 20 मिनट डेली देखे और आपको याद रहेगा ये चीजें, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, तो आगे अगर बात करें हमारा रिएक्शन अगेन H2SO4 का रिएक्शन है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का, डाइल्यूट H2SO4 का, है ना, कॉन्क H2SO4 दिया होगा, कैसा कैसा एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन देख के जाए, ये सब चीजें सॉल्ट एनालिसिस के अंदर आपको पढ़ाया गया होगा। HNO3 का भी रिएक्शन देख के जाना है कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 उसका परसेंटेज दिया जाता है कि इतना परसेंट होगा, 70%, 40%, तो कैसा रिएक्शन आएगा, ये HNO3 पहले वाला रिएक्शन आप अपने सॉल्ट में भी देखिएगा, पढ़ाया गया होगा। ये सब चीजें लास्ट मोमेंट में देखना है, मेटल के साथ रिएक्शन, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कैसा करता है, ये रिएक्शंस आपको ध्यान में रखना है। कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को ही फॉलो करके जेईई एडवांस कोशिश करता है कि हम क्वेश्चंस को फ्रेम करें, राइट। तो ये चीजें भी ध्यान में रखना है, मैंने बोला हम तो पढ़े ही थ्रू आउट द 2 साल हमने पढ़ाई है सब कुछ, या जो 1 साल के बच्चे हैं ड्रॉपर वाले वो लोग भी पढ़े ही हैं, सब कुछ हमने पढ़ा है, लेकिन कुछ चीजें जो हम मिस करते हैं, जो नहीं देख के आते हैं लास्ट मोमेंट, वो यहीं से आती है, ठीक है। तो ऑक्सी एसिड के बाद H2SO4 देखना है, फिर हेलोजेंस का रिएक्शंस देखना है, हेलोजेंस का रिएक्शन वाटर के साथ, F2 का रिएक्शन वाटर के साथ कैसा होता है, Cl2 का रिएक्शन किस वाटर के साथ कैसा होता है, Br2 का रिएक्शन वाटर के साथ कैसा होता है, I2 का रिएक्शन आपको पता ही है कि रिएक्शन नहीं होता है। अगर आगे बढ़े बेटा, तो फिर हम जो इसमें प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का रिएक्शन किसके साथ करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ करके देखते हैं कि क्या बनता है। तो ये रिएक्शन F2 का रिएक्शन डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट के साथ दे देगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, और एनसीआर हम सॉल्ट के अंदर भी पढ़ते हैं। मैं बार बार सॉल्ट क्यों बोल रहा हूँ, सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, कभी कल पैराग्राफ लगभग मैं बता रहा हूँ हर साल लगभग आप मान के चलो 8 से 9 सवाल ऑन एवरेज इनऑर्गेनिक से रहता है ये केमिस्ट्री के अंदर। तो लगभग अगर 30 मार्क्स मान लेते हैं, अगर एक क्वेश्चन को 30 मार्क्स से क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से आ रहे हैं और आपका 100 मार्क्स में सिलेक्शन हो रहा है, 110 में सिलेक्शन हो रहा है, तो आप समझिए आपके सिलेक्शन का बहुत बड़ा एक परसेंटेज ये रखता है, जो इजिली गेट कर सकते हैं हम लोग, इजिली इसको अचीव कर सकते हैं, राइट। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है जो कहना चाह रहा हूं मैं, है ना। तो आप आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देखना चाह रहे हैं रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ, है ना, ये बेसिकली ऑक्साइड्स है हेलोजेंस फैमिली का। तो ऑक्साइड से क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं हेलोजन फैमिली का ऑक्साइड से, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैं बोलूं कि इस पेज पे तो नहीं है, I2O5 का क्या, I2O5 किस चीज में काम आता है, एस्टिमेशन ऑफ CO में काम आता है, ये सब लिखा हुआ है। तो ये ऑक्साइड्स को दिमाग में रखना है, कौन ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है हेलोजेंस में, तो ये आपके सॉल्ट के क्वेश्चंस को बनाने में काम आएगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो क्लोरीन का आपका रिएक्शन देखना, Cl2 का रिएक्शन कैसे कैसे करना है, किस प्रोसेस से बनता है ये रिएक्शंस देखना है ना। डिकॉन्स प्रोसेस है, इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, ये ध्यान में रखना है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़े, तो आगे रिएक्शंस वही मैंने अभी बताया था, हेलोजेंस फैमिली Cl2 का रिएक्शन NOH के साथ दे दिया है, कोल्ड एंड कभी कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो आपको वो डिफरेंस आपको प्रोडक्ट में दिख रहा हो, राइट। अब यहाँ पर चीजें हो गई, ये तो ग्रुप 17 का हो गया। 17 के क्वेश्चंस यही सब रिएक्शंस आपको देखना, Cl2 के साथ रिएक्शंस आपको, ये सब रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीएस एक हाइड्रा एसिड बनता है, एक ऑक्सी एसिड बनता है, ये सब आपको बता दिया गया होगा। तो ये एक पार्ट जो है ग्रुप 17 तक। ग्रुप 18 में आपको लास्ट टू लास्ट ईयर होगा, ये आपका रिएक्शन आगे HCl के ऊपर, तो HCl का रिएक्शंस भी देखना है आपको, HCl के साथ क्या क्या, एक्वारीजिया क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, है ना, एक्वारीजिया ये देख के जाएंगे।
है ना। तो एक तो एक्वारीजिया हो गया, और क्या देखेंगे बेटा, तो जेनॉन फ्लोरीन का कंपाउंड्स इससे लास्ट टू लास्ट ईयर ही आया था, याद करो जेई एडवांस में जेनॉन और फ्लोरीन का रिएक्शन दे दिया था, और रिएक्शन देख के आईआईटी एडवांस ने पहले XgF2 आंसर दिया, लेकिन इनका रेशियो नहीं दिया था। देखो इनके नीचे रेशियो लिखा 1:5 1:20 और यहाँ पर जेनॉन इन एक्सेस लिखा हुआ है। तो मतलब वो रेशियो ना देने के कारण आईआईटी ने एक्सेप्ट किया और आंसर तीनों दिया, XgF2 XgF4 एंड XgF6। यही है खूबसूरती है जेई एडवांस का कि वो इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, अनलाइक जेई मेंस, राइट। तो यहाँ पर बेटा ये रिएक्शंस लास्ट टू लास्ट ईयर आया चुका, जिसका चांसेस कम है, लेकिन स्टिल देख के जाइए बेटा। ये समझिए आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, जेनॉन का रिएक्शन क्या होगा। फिर इन रिएक्शंस को देखना है, XgF4 का और XgF2 का रिएक्शन, ये फ्लोरेटिंग एजेंट है, आपको पता होगा। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखना है, और ये लास्ट जो पेज पे दिया है इसको भी ना भूले, है ना। इसका रिएक्शन कौन फ्लोरेटिंग एजेंट होता है, कौन फ्लोरीन डोनर होता है, उस हिसाब से लिखा हुआ है, एक्सेप्टर और डोनेटर के हिसाब से। तो एक तो ये एनसीईआरटी से पढ़ना है, जो कि मैंने आपको बताया किससे, पी ब्लॉक, ये जेनॉन ऑक्सीजन का कंपाउंड्स भी है बेटा, तो है ना, इनको भी देख के जाएंगे। ये सब एनसीईआरटी का लाइन है और कहीं से नहीं है। तो पी ब्लॉक में क्या क्या देखना है आपको समझ में आ गया होगा। जो इंपॉर्टेंट है वो रिएक्शंस देख लें, ऑक्सी एसिड्स देख ले बेटा, लास्ट मोमेंट में ऑक्सी एसिड्स देख ले ध्यान से, ठीक। और उसके बाद अगर देखें डीएनए ब्लॉक में तो डेटा, इंथैल्पी ऑफ अटेंशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन सब का डेटा देख लें। मेटलर्जी को बहुत अच्छे से पढ़ ले बेटा, मेटलर्जी को थ्रोली पढ़े, अच्छे से पढ़े, क्योंकि उनके थ्योरेटिकल सवाल होते हैं, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं होता, ये आसानी से बन सकते हैं क्वेश्चंस। तो ये थोड़ा आसान होता है, यहाँ से 2 क्वेश्चंस ऑन एवरेज रहते हैं, हर साल 2 क्वेश्चंस आते हैं डीएनए ब्लॉक से, और जानबूझ के यहाँ से दिया जाता है कि कुछ बच्चे जो बोर्ड वाले हैं उनको तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं था क्योंकि डिलीटेड सिलेबस है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस और है, राइट। ताकि वो डिफरेंस, इतने क्राउड में से किसी को निकालना है तो डिफरेंस इन्हीं सबसे क्रिएट किया जा सकता है। अच्छा, और मेटलर्जी के बाद आपको क्या पढ़ना है, सॉल्ट एनालिसिस पढ़ लेना है। थ्रोली उनके कलर, उनके प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस है ना, कलर, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है, ये सब चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सबके कलर याद रखने हैं, कैटायन का आपका ग्रुप कैटायन जैसे क्लासिफिकेशन हुआ, वो सब चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है सॉल्ट। कोऑर्डिनेशंस को अच्छे से पढ़े बेटा, कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन सीएफटी को जरूर करके जाए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है इसमें पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, एमओटी को मिला के जाए तो ठीक है, और एक आइसोमेरिज्म पढ़ के जाए, ये 2 टॉपिक करके जाए, ठीक है। इनको एनसीईआरटी से पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि ये एनसीईआरटी से बहुत ऊपर के क्वेश्चन आएगा, तो वहां से नहीं बनते। अगर एनसीईआरटी से कोऑर्डिनेशन पढ़ना है तो लास्ट पेज में कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, लास्ट पेज पे कुछ बेटा कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उन कंपाउंड्स को ध्यान में रख के उनको एक बार पढ़िए, है ना। जैसे हेमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, और भी कंपाउंड्स जो दिए हैं उनके कौन कौन से एलिमेंट्स है, मैच द कॉलम करके आ सकता है क्वेश्चंस, अगर बहुत इजी लेवल पे आना होगा तो कर सकता है। तो लास्ट पेज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पढ़ लीजिए, ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हो गया। और अगर केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ना है बेटा, तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या करना है आपको, ध्यान रखिएगा, केमिकल बॉन्डिंग में आपको एमओटी पढ़ना है, फजान्स को पढ़ लीजिए, और हाइड्रोलिसिस पढ़ लीजिए। बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे वो इजी होगा, और ऑक्सी एसिड तो जरूर पढ़ लीजिए, वो तो मैं आपको बोला ही हूँ पी ब्लॉक में, ऑक्सी एसिड्स पढ़ लीजिए। बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस जो आते हैं, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ किस किस में है, डिफरेंट टाइप के एंगल्स, ये सब चीजें आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हो, वो तो बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन अगर वैसे आते हैं तो इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़िए लास्ट 5 दिन में। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो वोलेटाइल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इनको थ्रोली पढ़िए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए, इनमें स्कोरिंग भी होता है, बहुत स्कोर छुपा हुआ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो पेज मैंने डिट्टो उठा के यहाँ पर डाला है, और आप लोग इसको देखिए, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, ऑल द बेस्ट।